Hi everyone, it's me Anjali Verma, your chemistry educator and welcome to our today's video. आज की इस वीडियो में हम लोग चीट शीट करने वाले हैं ऑफ आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्लास 10th। तो देखो ये जो चैप्टर है ना बहुत ही सिंपल है। दिस इज द वेरी फर्स्ट चैप्टर और इसी चैप्टर में जो बिल्कुल बेसिक्स हैं वो आप लोगों को पढ़ाए जाते हैं। तो बिल्कुल हम बेसिक्स यहाँ पर देखने वाले हैं। आई होप यू गाइज आर एक्साइटेड बिकॉज आई एम। तो सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो पहले हम ये समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो केमिकल रिएक्शन समझने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि केमिकल चेंज आखिरकार क्या होता है। तो हमने दो टाइप के चेंजेस ऑलरेडी पढ़ रखे हैं क्लास 9th में, फिजिकल और केमिकल। आप लोग भूल गए होंगे बट कोई बात नहीं, हम रिवाइज करते हैं। अगर हम फिजिकल चेंज की बात करें तो वो एक ऐसा चेंज होता है जहां पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। जो केमिकल कॉम्पोजिशन है यानी कि जो केमिकल फॉर्मूला है सब्सटेंस का वो एज इट इज रहेगा। हाँ, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि उसका शेप या साइज ये सब चेंज हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि आप पानी को बॉईल करते हो तो पानी का फॉर्मूला होता है H2O। जब आपने बॉईल कर दिया तो वो गैसियस स्टेट में चेंज हो गया। तो यहाँ पर स्टेट चेंज हुई, पहले लिक्विड था अब वो वेपर यानी कि गैस में चेंज हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हुई है। बट अगर हम स्टीम की बात करें उसका फॉर्मूला भी क्या होता है H2O। तो केमिकल कॉम्पोजिशन सेम रहता है वहां पर बट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाती हैं। यहाँ पर विच मीन्स अलग होता होगा, उसका जस्ट ऑपोजिट होता होगा। केमिकल चेंज की अगर मैं बात करूं तो जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, जो उसका केमिकल फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है और यहाँ पर एक नया सब्सटेंस बन जाता है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन हमारे पास एक रिएक्शन है जो कि हमें शो कर रही है द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट हम टर्म कह रहे हैं यहाँ पर हम सिंपली एक सब्सटेंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम एक केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे तो हमें ये समझना इंपॉर्टेंट है कि एक रिएक्शन में हमारे पास दो टर्म्स आते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। सो बेसिकली बिफोर एनी केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस विच इज देयर इट इज नोन एज द द रिएक्टेंट। तो यहाँ पर जो हमारे पास सब्सटेंसेस है बिफोर द रिएक्शन जो कि आपस में कंबाइन कर रहे हैं उनको हम रिएक्टेंट्स बोल रहे हैं। जो आफ्टर द केमिकल प्रोसेस न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं उनको हम प्रोडक्ट्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी रिएक्टेंट्स होते हैं उनको हम LHS में लिखते हैं और जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम RHS में लिखते हैं यानी कि राइट हैंड साइड पे, और रिएक्टेंट्स को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते हैं। ये जो एरो हमने बना रखा है ये हमें बताता है कि नए प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, कि जो रिएक्शन है वो यहाँ के टुवर्ड्स प्रोसीड हो रही है। यहाँ से शुरू हुई थी और यहाँ तक पहुँच गई। जैसे हम रे डायग्राम्स बनाते हैं फिजिक्स में तो हम एरोज बनाते हैं और वहाँ पर हमसे ये कहा भी जाता है कि ये जो एरो है ये बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमको डायरेक्शन दे रहा है। तो यहाँ पर भी इस इक्वेशन में, इस रिएक्शन में हमें ये डायरेक्शन दिखा रहा है कि हमारे पास रिएक्शन यहाँ से शुरू हुई थी, यहाँ पर एंड हो रही है। सिंपल है बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलो अब रिएक्शन अलग है, इक्वेशन अलग है। जब आप सिंबल्स के फॉर्म में जो भी हमारे पास कंपाउंड का फॉर्मूला है या फिर जो भी उसका सिंबल है उस फॉर्म में लिख रहे हो तो उसको हमें केमिकल इक्वेशन कह देंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कह रही हूँ मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये केमिकल रिएक्शन हो रही है यहाँ पर। और किसके बीच में केमिकल रिएक्शन हो रही है? बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। ठीक है, एंड दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट विच इज गेटिंग फॉर्म्ड। अगर मैं सिंबल्स के फॉर्म में लिख दूं, मैग्नीशियम का सिंबल है Mg। ठीक है, फिर ऑक्सीजन का सिंबल क्या है? O2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है बेसिकली। फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस फॉर्म में जब मैंने लिख दिया है सो दिस बिकम्स अ केमिकल इक्वेशन। आई होप दिस इज क्लियर। अब यहाँ पर हमने देखो ये 2 और 2 अलग से लिखे हैं। क्यों लिखे हैं? क्योंकि रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रिएक्शन बैलेंस करना क्यों ज़रूरी होता है? सो दैट जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो सेटिस्फाई हो सके। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या स्टेट करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये स्टेट करता है कि मास को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। विच मीन्स एक रिएक्शन में जो टोटल मास है वो कंजर्व्ड रहना चाहिए, वो सेम रहना चाहिए। ठीक है, बिफोर द रिएक्शन भी और आफ्टर द रिएक्शन भी। तो अगर यहाँ पर
हम इस इक्वेशन को सिर्फ ऐसे लिखें MgO, तो इधर पर देखो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम्स थे बिफोर द रिएक्शन, बट आफ्टर द रिएक्शन तो सिर्फ एक ही ऑक्सीजन का एटम है, तो विच मीन्स यहाँ पर तो मास 16 होगा, जबकि यहाँ पर मास हो जाएगा 32। तो मास सेम नहीं रहा ना, कंजर्व तो नहीं रहा, तो विच मीन्स ये तो फिर वॉयलेट कर दिया इसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो हमेशा वैलिड होना चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का मतलब है कि सेम नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। अगर यहाँ पर 2 मैग्नीशियम है, सॉरी 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ भी 2 ऑक्सीजन होंगे। अब यहाँ पर देखो 2 मैग्नीशियम हो गए हैं, तो यहाँ भी 2 मैग्नीशियम हो जाएंगे। दिस इज व्हाट रिएक्शन बैलेंसिंग इज। ठीक है, तो आई होप यार ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। अब ये जो टर्म्स हम यहाँ पर लिख रहे हैं इनको क्या बोलते हैं, तो इनको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। कई बार हायर क्लासेस में इनको स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स भी बोल देते हैं, या फिर आप सिंपली कोएफिशिएंट्स बोल सकते हो। ठीक है, अब ये जो बेस में लिखे हुए हैं, ठीक है, फॉर्मूला के बेस में, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, तो इनको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। जैसे अगर कोई आयन है तो हम ऐसे लिखते हैं ना Na+, Mg2+, तो ये पावर में आया है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको सुपरस्क्रिप्ट बोलेंगे। ये कुछ टर्म्स हैं बेसिक, आपको आनी चाहिए। दिस इज सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, समझ में आ गया, सबस्क्रिप्ट, कोएफिशिएंट, सुपरस्क्रिप्ट। अच्छा जी, एक और चीज यहां पर अगर मैं इसको एज अ होल बात करूं तो इसको क्या कहेंगे, फॉर्मूला, कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये फॉर्मूला है, मैग्नीशियम का सिंबल ये है। तो इस तरीके से जो बेसिक टर्म्स हैं आपको वो पता होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, रिएक्टेंट्स जो है इनको हम एक और चीज कहते हैं विच इज सबस्ट्रेट्स। पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में, इसीलिए बता दिया है। ठीक है, अब ये रिएक्शन तो बैलेंस्ड रिएक्शन हो गई। ठीक है, दिस इज अ बैलेंस्ड रिएक्शन, या हम कहें बैलेंस्ड इक्वेशन है ये। बट अगर इसको हमने इस फॉर्म में लिख रखा है Mg+O2 फॉर्म्स MgO, जहां पर हमने इसको बैलेंस नहीं करा है तो उसको आप अनबैलेंस्ड कहोगे, है ना, ये तो काफी क्लियर है। इसको आप अनबैलेंस्ड कहोगे, या फिर इसी को हम स्केलेटल भी बोलते हैं। स्केलेटल है विच मीन स्किन नहीं है उसके पास, अभी बैलेंस नहीं हो रखा है। ठीक है, सो दिस इज नोन एज अनबैलेंस्ड और स्केलेटल इक्वेशन, एंड दिस इज द बैलेंस्ड वन, जिसमें जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं हर एक एलिमेंट के, वो बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन सेम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई, ये भी हो गई। चलो अब थोड़ा अच्छे से सीखते हैं कि अगर थोड़ी डिफिकल्ट वाली इक्वेशंस आ गई तो उनको हम कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो आयरन है वो H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है, Fe3O4 बना रहा है एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। कैसे बैलेंस करेंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ पर एक आयरन है, यहाँ पर 3 आयरन है, विच मीन्स यहाँ पर भी 3 लाने पड़ेंगे, तो लिख दिया, बस सिंपल। 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 है, बैलेंस्ड है। बट यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर तो 4 है, तो विच मीन्स यहाँ पर भी आप 4 ले आओगे। ठीक है, ये जो कोएफिशिएंट है आप सिर्फ इसको चेंज कर सकते हो, ये जो सबस्क्रिप्ट है ना जो फॉर्मूला में है इसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो, ये चीज आप याद रखना हमेशा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि इसको मैं FeO लिख देती हूँ तो सेम हो जाएगा, ऐसे नहीं कर सकते हो। ठीक है, जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है, आप कभी भी सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं कर सकते हो, सिर्फ जो कोएफिशिएंट हम लिख रहे हैं उसको बदल सकते हो। ठीक है, अब देखो 4 × 2 हाइड्रोजन टोटल यहाँ पर 8 हो गए, तो यहाँ पर भी 8 लाने पड़ेंगे। तो बस अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है। 3 आयरन 3 आयरन, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम रिएक्शंस को बैलेंस कर रहे हैं या रिएक्शंस को लिख रहे हैं तो हम फिजिकल स्टेट्स को भी मेंशन कर सकते हैं। फिजिकल स्टेट यानी कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या एक्वस सॉल्यूशन है। तो हम अगर S लिख रहे हैं तो इट इज एविडेंट ना कि वो ऑब्वियसली सॉलिड स्टेट होगी। G लिख रहे हैं, ये भी एविडेंट है कि ये गैसियस स्टेट होगी। L लिख रहे हैं तो ये भी एविडेंट है कि ये लिक्विड स्टेट होगी। ठीक है, एक और यहाँ पर फिजिकल स्टेट आती है विच इज AQ। इसका मतलब होता है डिसॉल्व्ड इन वाटर, यानी कि आपने किसी भी चीज को पानी में डिसॉल्व कर रखा है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि हमारे पास होता है सोडियम क्लोराइड, नमक है ना, ये है ना, इसको लिख देते हैं यहाँ पर नमक, घर में जिसका हम इस्तेमाल करते हैं खाने में। तो ये नमक सॉलिड है,
ये आपको पता है। बट जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करा देते हो तो क्या वो सॉलिड रहता है या वो लिक्विड हो जाता है? क्योंकि वो तो घुल गया, लिक्विड हो जाता है ना। तो विच मीन्स जब आपको इसको पानी में डाल देना है तो उस केस में वो लिक्विड नहीं हुआ, आप लिक्विड नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि आपने उसको पानी में डिसॉल्व करा है। वो था तो सॉलिड बट अब वो डिसॉल्व हो गया, तो एल नहीं लिखते हैं उसके लिए हम ए क्यू का इस्तेमाल करते हैं कि एक्चुअल में सॉलिड था बट अब वो डिसॉल्व हो चुका है, घुल चुका है। ठीक है, तो उसके लिए हम ए क्यू जो फिजिकल स्टेट है उसका इस्तेमाल करते हैं। अब फिजिकल स्टेट लिखना जरूरी क्यों होता है? क्योंकि फिजिकल स्टेट से हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है उस पर्टिकुलर रिएक्शन के बारे में। जैसे मैंने ये रिएक्शन लिखी थी H2O, अभी हमने डिस्कस करा था ना, ये पानी का भी फॉर्मूला है, आइस का भी है, स्टीम का भी है। अब यहाँ पर कौन सी फिजिकल स्टेट में मैं इसको यूज कर रही हूँ ये तो पता होना चाहिए। सिमिलरली सोडियम क्लोराइड, इसको मैंने पानी में डिसॉल्व करा है या मैं इसको सॉलिड स्टेट में यूज कर रही हूँ ये भी मुझे पता होना चाहिए। तो हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है अबाउट द रिएक्शन बाय द हेल्प ऑफ द फिजिकल स्टेट। अब क्या एग्जाम में फिजिकल स्टेट लिखना कंपलसरी है? तो नहीं, एग्जाम में इट इज नॉट कंपलसरी। ठीक है, तो आई होप यार ये चीजें क्लियर हो गई। अब आगे आ जाओ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। 4 टाइप्स हैं आपके सिलेबस में, कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर हम रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़ेंगे, इधर पर मैं लिख देती हूँ। अभी रिएक्टिविटी सीरीज भी आप लोगों को लर्न करा दूंगी। बहुत बच्चे कहते हैं कि लर्न नहीं हो रहा है, कैसे लर्न करें, तो अभी मैं कराऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, चलो, तो पहली है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कंबाइन होना, जुड़ना, ज्वाइन होना। तो यहाँ पर भी वही है कि हमारे पास 2 या 3 रिएक्टेंट्स होते हैं जो आपस में कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की यही खासियत है कि अगर आपको सिंगल एक प्रोडक्ट दिख रहा है और 2 या 3 आपको रिएक्टेंट्स दिख रहे हैं तो आप इजीली पहचान जाओगे कि यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एग्जाम्पल, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको आप क्विक लाइम भी बोलते हो, जब इसमें आप पानी डाल देते हो तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाता है, जिसको हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट इस रिएक्शन में काफी ज्यादा अमाउंट में हीट भी रिलीज होती है। अब क्योंकि यहाँ पर इस रिएक्शन में काफी ज्यादा अमाउंट में हीट इवॉल्व हुई है, ठीक है, तो इन टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी चीज आपको याद करनी है। अब कैसे याद होगी? बहुत सिंपल है। एक्सो, एग्जिट, एग्जिट से हम बाहर जाते हैं, है ना, बाहर को जाते हैं। तो यहाँ पर भी तो जो हीट है वो बाहर ही आ रही है ना, इवॉल्व हो रही है, बाहर आ रही है। तो यहाँ पर विच मीन्स जिस रिएक्शन से हीट बाहर आएगी वो एक्सोथर्मिक। थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट एनर्जी, है ना। तो यहाँ पर हीट या किसी भी और टाइप की एनर्जी अगर बाहर आ रही है तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। इसका जस्ट ऑपोजिट हमारे पास क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक। एक्सो, एंडो। ठीक है, एंडो इसको आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो, एनर्जी दो, यानी कि यहाँ पर एनर्जी देनी है। तो यहाँ पर कोई भी टाइप की एनर्जी हम कह सकते हैं। ठीक है, हीट एनर्जी भी हो सकती है, लाइट एनर्जी, कोई भी टाइप की एनर्जी, सेम यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। ठीक है जी, तो ये क्लियर हो गया। तो इसको एंडो कहेंगे। तो यहाँ पर एनर्जी दो, ऐसे करके याद कर सकते हो, वेरी वेरी सिंपल। तो यहाँ पर आई होप पहली रिएक्शन कॉम्बिनेशन वाली क्लियर है। सेकंड, डीकॉम्पोजिशन, डीकंपोज होना, टूटना, है ना। तो यहाँ पर टूटेगा, यानी कि एक सिंगल यहाँ पर रिएक्टेंट होगा और ये टूट जाएगा और ये आपको 2 या 3 प्रोडक्ट्स दे देगा। ठीक है, तो ये और ये एक दूसरे के जस्ट क्या होते हैं? ऑपोजिट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या था? 2 या 3 जुड़ रहे थे, एक सिंगल बना रहे थे। यहाँ पर वही एक सिंगल टूट रहा है, 2 या 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। अब डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस 3 टाइप की होती हैं, थर्मल, फोटोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक। ठीक है, थर्मल में हम हीट एनर्जी को सप्लाई करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। फोटोलिटिक, फोटो खींचने के लिए लाइट की प्रेजेंस जरूरी होती है ना। तो यहाँ पर लाइट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। ठीक है,
इलेक्ट्रोलिटिक, तो यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। और ये तीनों ही में आप देख रहे हो ना किसी टाइप की एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, जिसकी वजह से इन सब को हम एंडोथर्मिक कहते हैं इन नेचर, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी सप्लाई हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। अब एक एक करके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाओ थर्मल वाले पे, ठीक है। तो थर्मल का हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर फेरस सल्फेट हमने ले रखा है, इसको जब आप हीट प्रोवाइड करोगे तो हीट एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करेगा, डिकम्पोज हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, 3 प्रोडक्ट्स यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो फेरस सल्फेट का सोल्यूशन होता है उसका कलर ग्रीन होता है, जब ये डिकम्पोज हो जाता है तो फेरिक ऑक्साइड बन रहा है, ये होता है रेडिश ब्राउन कलर का, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 सल्फर की गैसेस इवॉल्व हो रही हैं, तो बर्निंग सल्फर की यहाँ पर स्मेल आती है, या फिर आप कह सकते हो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से यहाँ पर पंजेंट स्मेल आती है, ठीक है। तो ये है थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पर हमने हीट एनर्जी सप्लाई करी है। एरो के ऊपर जब हमने ट्राइंगल बनाया है इसका मतलब है कि हीट एनर्जी सप्लाई हो रही है। सिमिलरली जब हम एरो के ऊपर कुछ इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हम लिखेंगे, जब हम एरो के ऊपर इस तरीके से कुछ लिख रहे हैं कि यहाँ पर निकल है, प्लैटिनम है, तो इनका मतलब होता है कि यहाँ पर कैटलिस्ट यूज हो रहे हैं। अब कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, कि रिएक्शन बहुत ही हल्के हल्के हो रही थी, हमें जल्दी चाहिए कि रिएक्शन जल्दी हो जाए, तो जो स्पीड है रिएक्शन की उनको बढ़ाने में ये कैटलिस्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? चलो अब हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर फोटोलिटिक। तो फोटोलिटिक में 2 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। दोनों में जब आप सनलाइट एनर्जी प्रोवाइड करोगे, यानी कि सन में आप इसको एक्सपोज कर दोगे, ठीक है, छोड़ दोगे खुला, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये सिल्वर और क्लोरीन में डिकम्पोज हो चुका है। इसका कलर होता है वाइट, जैसे ही आपने सन में एक्सपोज कर दिया तो ये ग्रे कलर का हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये डिकम्पोज हो गया सिल्वर में, और यहाँ पर डिकम्पोजिशन की वजह से जो सिल्वर बनता है वो ग्रे कलर का होता है, ठीक है। थर्ड आ जाते हैं हम यहाँ पर किस पे? इलेक्ट्रोलिटिक पे। तो यहाँ पर पानी का इलेक्ट्रोलिसिस हम करवाते हैं, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये जो वाटर है ये H2 एंड O2 में डिकम्पोज हो जाता है, यानी कि जिससे मिलके वो बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 टाइप के डिकम्पोजिशन है, तीनों इंपॉर्टेंट है, हमने यहाँ पर देख लिए हैं। फिर आ जाओ डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस हैं जहां पर जो एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है? उसी के लिए मैंने कहा था रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर चलो स्टार्ट कर देते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो यहाँ पर पहले मैं लिख देती हूँ, फिर ट्रिक बताऊंगी, ठीक है। आपको भी बिल्कुल ये ऐसे ही लर्न हो जाएगी और आप खुद से लिख सकते हो। कैसे? कौवे ने कहा मोगली अब जिंदगी फटी पुरानी हो चुकी है, आगे आओ। दिस इज द सिंपल ट्रिक। बहुत सारी और भी ट्रिक्स हैं जिससे आपको याद होता है, आप उससे याद कर सकते हो। कौवे के पोटेशियम, ने सोडियम, कहा Ca कैल्शियम, मोगली Mg मैग्नीशियम, अब Al एल्यूमिनियम, जिंदगी Zn, ठीक है, जिंक होता है, फटी Fe आयरन, पुरानी Pb लेड हो, तो यहाँ पर H आएगा विच इज हाइड्रोजन, चुकी Cu कॉपर होता है यहाँ पर Hg आएगा जो कि मरकरी होता है, आगे Ag सिल्वर, आओ तो Au ये होता है गोल्ड। तो यहाँ पर जो ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है, और जैसे ही हम नीचे जाएंगे जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज करेगी, और जैसे ही बिल्कुल बॉटम पर आ जाएंगे तो वो लीस्ट रिएक्टिव होगा। जैसे कि यहाँ पर हमें दिख रहा है गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। सो दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज।
तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको अच्छे से याद करनी है। तो यहाँ पर मैं क्लियरली देख पा रही हूँ आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, बट कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, बट कॉपर उससे लेस रिएक्टिव है, तो कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। जो ज्यादा ताकतवर है वही तो जो कम, मतलब जो कमजोर है बेसिकली, है ना, कम ताकतवर है या हम कहें जो कमजोर है उसको डिस्प्लेस कर पाएगा ना। या फिर कोई हट्टा कट्टा आदमी आ गया और वो एक कमजोर से इंसान को दबा देगा, बट वो कमजोर सा इंसान क्या उसको दबा पाएगा? नहीं हो पाएगा, है ना। तो यही चीज है यहाँ पर भी, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, आयरन को जब हम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालते हैं ना, तो इसका ओरिजिनल कलर क्या होता है? ब्लू होता है। बट अब आयरन तो ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये कॉपर को धक्का मार देगा, कॉपर निकल जाएगा बाहर और ये खुद आके इससे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर फेरस सल्फेट बन जाएगा। और ये हमारे पास होता है ग्रीन कलर का, पेल ग्रीन कलर का, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो सोल्यूशन का कलर है वो चेंज हो रहा है। फिर आ जाओ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में, जिनको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है, कि यहाँ पर बेसिकली दो कंपाउंड्स के बीच में आप रिएक्शन करा रहे हो। एक्वस सोल्यूशंस होने चाहिए दोनों, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ आयन हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए दोनों एक्वस सोल्यूशन होने चाहिए, ये चीज आप याद रखना। तो यहाँ पर दो कैटायंस हैं, दो एनायंस हैं, उनके बीच में एक्सचेंज होता है। एग्जाम्पल देखो, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, इनके बीच में हो गई रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो Na+ और Ba2+, दो कैटायन है। सल्फेट SO4 2- और Cl- दो एनायन भी हैं, तो इनके बीच में एक्सचेंज हो जाएगा कि ये वाला कैटायन अब इस एनायन के साथ जाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा। ये वाला जो हमारे पास कैटायन था ये इस एनायन के साथ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनाएगा? बेरियम सल्फेट बनाएगा। अब यहाँ पर हमने कहा इनको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी कह रहे हैं, तो यहाँ पर एक प्रेसिपिटेट भी बनता है। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेट का मतलब होता है एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस, यानी कि ये जो बेरियम सल्फेट है ना, ये पानी में घुला नहीं है। ये दोनों एक्वस सॉल्यूशंस थे। क्यों थे? क्योंकि ये दोनों पानी में घुल रहे थे, डिसॉल्व हो रहे थे। बट ये जो नया सब्सटेंस बना है ना, ये पानी में घुलता नहीं है, डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है, इनसॉल्यूबल है, तो बॉटम ऑफ द कंटेनर पे जाके ये कलेक्ट हो जाता है। तो क्लियर हो गया, दिस इज द व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो ये हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं जहां पर एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है। इन्हीं को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है जी। चलिए, रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको बता ही दी है। अब आ जाते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शंस पर। तो सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शंस समझने से पहले हमें पता होना चाहिए रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन में आ रहा है एक टर्म विच इज ऑक्सीजन, तो यहां पर एडिशन होता है किसका? ऑक्सीजन का। सिंपल, बस ये चीज अगर याद हो गई, जस्ट बाकी सब इसके ऑपोजिट है। अगर ऑक्सीजन ऐड होगा तो हाइड्रोजन लॉस होगा, ठीक है, और रिडक्शन में इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। यहां ऑक्सीजन ऐड हो रहा था तो यहां पर ऑक्सीजन रिमूव होगा, ठीक है, और यहां पर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था तो यहां पर गेन होगा या एडिशन होगा किसका? हाइड्रोजन का। तो बस आपको एक चीज याद हुई ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन जस्ट उसका ऑपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसका मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन वाली चीज आपके सिलेबस में ज्यादा है नहीं, बट आपको डेफिनेशन आनी चाहिए तो मैंने यहाँ पर शो कर दी है, ठीक है। इसको आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो, गेन भी बोल सकते हो यहाँ पर एडिशन को, या फिर आप सिंपली एडिशन कह सकते हो। जिस तरीके से, जिस टर्म की हेल्प से आपको याद होता है, बस उस टर्म की हेल्प से याद कर लो, ठीक है। चलो अब एग्जाम्पल्स भी देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर आओ, कॉपर की रिएक्शन हुई ऑक्सीजन के साथ, कॉपर को आपने हीट करा तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई, कॉपर ऑक्साइड में ये चेंज हो गया। अब यहाँ पर कलर चेंज भी पूछा जाता है, तो कॉपर रेडिश ब्राउन कलर का होता है, तांबा आपको पता है ना। फिर ये कॉपर ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है जो कि ब्लैक कलर की होती है, तो कलर चेंज यहाँ पर पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर देखो, कॉपर को अगर आप देखोगे तो कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, आफ्टर द रिएक्शन देखो कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या कह रहे हैं? ऑक्सीडेशन। सो दिस रिएक्शन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हम क्या करेंगे, इस कॉपर ऑक्साइड के थ्रू हाइड्रोजन पास कर देंगे, तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स बन जाएंगे कॉपर और वाटर।
तो अब यहाँ पर देखो अब क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड कॉपर में चेंज हो गया, ऑक्सीजन इससे गायब हो गया, तो रिमूवल हो गया ना ऑक्सीजन का। तो ये प्रोसेस क्या होगा, रिडक्शन का होगा। यहाँ पर देखो ये जो हाइड्रोजन है इसमें वो ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है जो कि ऑक्सीडेशन है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन। एक सिंगल रिएक्शन में हमें दोनों प्रोसेस देखने को मिल रहे हैं, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो इस टाइप के प्रोसेस को ही हम रिडॉक्स प्रोसेस कहते हैं, या फिर इस टाइप की रिएक्शन को ही हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आ गया। अब दो टर्म और आते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है, बट हम ये कंफ्यूजन दूर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अभी इस रिएक्शन का ही एग्जाम्पल लो, लिख देती हूं यहां पर मैं। यहां पर क्या हुआ, रिडक्शन, यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। सब्सटेंस दैट अंडरगोस रिडक्शन। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, क्योंकि जिसका रिडक्शन हुआ उसी ने अपना ऑक्सीजन दूसरे को डोनेट करा है, अपना ऑक्सीजन दूसरे को दिया है ना, तभी जाके तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दे रहा है अपना ऑक्सीजन, ठीक है। तो विच मीन्स जिस भी सब्सटेंस का रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो विच मीन्स जस्ट इसका ऑपोजिट रिड्यूसिंग एजेंट में होगा। जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा वो कहलाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन में कुछ चेंज नहीं आएगा। अगर आपके पास लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो रिडक्शन, अगर आपके पास गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट अलग होते हैं। जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो बस सिंपल है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं कोरोजन पर। कोरोजन क्या होता है, मेटल का डिटीरियोरेशन, मेटल का खराब होना, मेटल का एक अनडिजायरेबल स्टेट में कन्वर्ट होना ही कोरोजन कहलाता है। कोरोजन में जनरली ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व होता है कि उस मेटल का ऑक्सीडेशन हो गया है, अपने अनडिजायरेबल फॉर्म में वो चेंज हो गया है। इसकी रिएक्शन यानी कि इस मेटल की रिएक्शन हमारे पास ऑक्सीजन यानी कि इन जनरल एयर के साथ हो रही है, या वाटर के साथ हो रही है, या मॉइस्चर के साथ हो रही है, या फिर एसिड उस पर अटैक कर रहा है। इन सब की वजह से कोरोजन हो सकता है, यानी कि जो मेटल है वो खराब हो सकता है। जो भी उसकी यूजफुल प्रॉपर्टीज होती हैं, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या फिर थर्मल कंडक्टिविटी, ये सब कुछ खराब हो जाती हैं इस कोरोजन की वजह से। तो विच मीन्स कोरोजन एक बहुत ही बुरा प्रोसेस है, ठीक है। तो इसको हमें प्रिवेंट करना होता है। प्रिवेंट कैसे करते हैं वो भी जानेंगे, उससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले रस्टिंग जो है कोरोजन का एक एग्जाम्पल है। रस्टिंग किस में अकर करती है, आयरन में अकर करती है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जंग लगना। तो जंग किस में लगता है, आयरन में लगता है। तो ये जो आयरन है ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है और इसी को हम रस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और यही जंग है, ठीक है, यही रस्ट है। तो आयरन जब कॉन्टैक्ट में आ रहा है किसके, ऑक्सीजन और पानी के, तब ये कन्वर्ट हो जा रहा है रस्ट में, और यही इसका कोरोजन है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर में सिल्वर सल्फाइड की लेयर आ जाती है विच इज Ag2S। सिल्वर सल्फाइड की लेयर जो कि होती है ब्लैक कलर की, तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि ये टार्निश हो गया है, इसका कोरोजन हो गया है, ये खराब हो गया है, ठीक है। और ये जो जंग है आपको पता है ये होता है रेडिश ब्राउन कलर का, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है कॉपर की। अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर बनती है जिसका फॉर्मूला ये है। अच्छा, यहाँ पर बेसिक पहले आ रहा है तो आप यहाँ पर पहले किसको लिखोगे, पहले लिख दोगे OH2 को। तो दिस इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड भी है इसीलिए बेसिक आया है, कॉपर कार्बोनेट भी है तो इसीलिए CuCO3 भी आया है। ये होता है हमारे पास ब्लूइश ग्रीन कलर का जनरली, ठीक है।
तो ये जो तीनों हमने फॉर्मूलाज लिखे हैं ये बेसिकली इनके कोरोडेड फॉर्म है, ठीक है। जब ये खराब हो गए हैं तो इनको हम इन फॉर्मूलाज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप यार ये चीज क्लियर है। ये जो रस्टिंग टर्म है ये एग्जाम्पल है कोरोजन का, जो कि सिर्फ आयरन के लिए आता है, ठीक है। आप ये नहीं कहोगे कि सिल्वर में रस्टिंग हो गई, नहीं, सिल्वर में कोरोजन हुआ है और रस्टिंग किसमें हुई है, सिर्फ आयरन में। तो ये चीज क्लियर है। अब हमने कहा कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम पेंटिंग कर सकते हैं, वेरी सिंपल। पेंट कर दोगे तो क्या होगा, पेंट कर दोगे तो जो आउटर एनवायरनमेंट है वो उस पर्टिकुलर मेटल के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, है ना। जो एयर है, जो वाटर है, वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, तो आप जो कांटेक्ट है उसको कट ऑफ कर रहे हो। सिमिलरली ऑयलिंग से भी हम यही करेंगे, जो कांटेक्ट है उसको कट ऑफ कर देंगे। एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है गैल्वेनाइजेशन। ये हम स्पेसिफिकली करते हैं सिर्फ आयरन में। आयरन के ऊपर हम यहाँ पर जिंक की लेयर लगा देते हैं। जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, तो वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, बना देता है जिंक ऑक्साइड की लेयर, जो कि एक बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव लेयर होती है। तो ये फर्दर जिंक और जिंक के अंदर जो आयरन है उन दोनों को ही कोरोजन से बचाती है, ये वाली जिंक ऑक्साइड की लेयर, ठीक है। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, हम एलॉइंग कर सकते हैं। एलॉइंग का मतलब क्या है कि आपने दो या उससे ज्यादा मेटल्स या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल को आपस में मिक्स कर दिया है। अब ये मिक्सिंग कैसे होती है, ये बहुत हाई टेम्परेचर पे होती है कि जो दो मेटल्स को मुझे आपस में मिक्स करना है उनको पहले बहुत हाई टेम्परेचर पे मैं मेल्ट करूंगी, फिर उनको कूल डाउन कर दूंगी, वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो ऐसे एलॉइंग होती है। एलॉइंग से जो प्रॉपर्टीज हैं वो काफी हद तक इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। तो यार आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ। इसकी पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड होगी, जो कि है अड्डा 24/7 फाउंडेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ठीक है। अब लास्ट छोटा सा हमारा टॉपिक बचा है विच इज रैंसिडिटी। रैंसिडिटी का मतलब है बहुत ही सिंपल, जो भी हमारे पास फूड पार्टिकल्स हैं उनका ऑक्सीडेशन हो जाना ही रैंसिडिटी कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर फूड में होगी रैंसिडिटी, मेटल्स में होगा कोरोजन। ये भी खराब होना ही है, वो भी खराब होना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है ऑफ द फैट्स या फिर जो ऑयल्स प्रेजेंट है इन द फूड, इस रैंसिडिटी की वजह से बैड स्मेल खाने से आती है एंड उसका जो स्वाद है, जो टेस्ट है, वो भी खराब हो जाता है, ठीक है। तो रैंसिडिटी अगेन एक बुरा प्रोसेस है। तो रैंसिडिटी को भी हमें प्रिवेंट करना है ना। तो अब हम रैंसिडिटी को भी कैसे प्रिवेंट करेंगे, बहुत सिंपल है। आप नाइट्रोजन गैस को फिल कर दो। चिप्स के पैकेट आपने देखे हैं ना, कोई गैस उसके अंदर फिल्ड रहती है। कौन सी गैस है, ये नाइट्रोजन गैस है। क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करती है खाने के साथ, जबकि ऑक्सीजन रिएक्ट करती है, ठीक है। इसके अलावा आप रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में रख सकते हो खाने को, वहां पर भी खाना हमारा सुरक्षित रहता है, ठीक है। आप वैक्यूम पैकेजिंग कर सकते हो, तो यहाँ पर भी जो एयर है वो प्रेजेंट नहीं है। आप यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट्स यूज कर सकते हो, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। एयर टाइट कंटेनर्स आप यूज कर सकते हो। मम्मी इसीलिए हमेशा कहती है कि जो भी आप खा रहे हो, अगर आपने आधा ही खाया है, कोई भी पैकेट है, तो उसको पहले तो अच्छे से रैप कर दो और उसके बाद एक डब्बे में उसको बंद कर दो, क्योंकि वो एयर टाइट कंटेनर है, वहां पर जो बाहर की एयर है वो नहीं जा पा रही है, तो ऑक्सीडेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो आई होप यार ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बस इतना ही था इस पर्टिकुलर चैप्टर में। दिस वाज द एंटायर चीट शीट। बहुत ही सिंपल वे में इस पूरे चैप्टर को हमने कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी आती हैं, लाइव क्लासेस भी चलती हैं और बहुत सारे अमेजिंग शॉर्ट्स भी आते हैं। सो विद दिस वी एंड आवर टुडेज वीडियो। आई होप इस वीडियो से आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।